Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the lecture number 11, and the topic that we are going to cover in today's lecture is explaining our social words. Beta, do you remember in previous lecture we had discussed how we judge our social words, यानी हम अपनी जजमेंट कैसे करते हैं। हमारे आसपास जो कोई लोग होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है उनको हम जज कैसे करते हैं। तो उस पूरे जजमेंट के प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था, और आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी आसपास की जो दुनिया है, आसपास के जो लोग हैं, आसपास को जो एनवायरनमेंट है, उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। बेटा बेसिकली आपकी जो जजमेंट होती है ये बेस करती है आपकी एक्सप्लेनेशन पर। आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो लेट आता है क्लास में। 9 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है, वो बच्चा पौने 10 बजे क्लास में आ रहा होता है। अब मैंने जज किया कि ये बच्चा नाअहल है या ये बच्चा जो है वो अहल है या अच्छा है। अब ये कोई भी दोनों में से कोई भी एक मैं जजमेंट उसके बारे में कर सकता हूँ। ये डिपेंड करता है मेरी एक्सप्लेनेशन पर कि मैं उसके लेट आने के बिहेवियर को एक्सप्लेन क्या देता हूँ। आया वो रात सोया ही लेट था और सुबह लेट उठा है, इसी वजह से वो आज लेट पहुंचा है, यानी उस बंदे की अपनी गलती है। या वो बच्चा निकला तो जल्दी था लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से वो वक्त पर नहीं पहुंच सका। आया मैंने उसके लेट आने के बिहेवियर का इल्जाम उसकी अपनी शख्सियत के ऊपर धर दिया कि ये है ही ऐसा नाअहल और नालायक, या मैंने वो सिचुएशन पे डाला जिसमें से वो गुजरा है। ठीक है बेटा, तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन है दोनों में से कोई एक हो सकती है, और उस एक्सप्लेनेशन की बुनियाद पर जो है वो मेरी जजमेंट होगी कि मैं उसको क्या समझता हूँ। इंट्रोडक्शन। नंबर 1, पीपल मेक इट देयर बिजनेस टू एक्सप्लेन अदर पीपल। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या करते हैं या हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे लोगों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते रहते हैं। ठीक है, दूसरे लोगों की ड्रेसिंग, दूसरे लोगों का चलना फिरना, बात करना, एक एक चीज पर कमेंट कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो पीपल मेक इट देयर बिजनेस टू एक्सप्लेन अदर पीपल। लोगों का काम ही है कि दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे लोगों के बिहेवियर के बारे में राय कायम करते रहना। एंड सोशल साइकोलॉजिस्ट मेक इट देयर बिजनेस टू एक्सप्लेन पीपल्स एक्सप्लेनेशन। लेकिन बेटा सोशल साइकोलॉजी का क्या काम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप हैं या मैं हूं, मैं आप लोगों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने ये चीज क्यों की, आपने ये चीज क्यों की, आपने ये चीज इसलिए की। ठीक है, मैंने आपके बिहेवियर को एक्सप्लेन किया। लेकिन अब जो सोशल साइकोलॉजिस्ट है वो मेरे एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करेगा कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ दूसरे लोगों के बिहेवियर को। इट मीन्स द जॉब ऑफ द सोशल साइकोलॉजिस्ट इज टू ट्राई टू एक्सप्लेन द वे पीपल एक्सप्लेन अदर्स बिहेवियर। नंबर 2, so how and how accurately do people explain others behavior। यानी दूसरे लोग जो लोगों का बिहेवियर एक्सप्लेन करते हैं तो वो कितना एक्यूरेटली करते हैं, यानी जो एक्सप्लेनेशन वो बनाते हैं वो हकीकत के कितना करीब तर होती है, या वो उनका कोई मफरूजा होता है। अट्रीब्यूशन थ्योरी सजेस्ट सम आंसर्स। बेटा इस चीज का जवाब जो है वो अट्रीब्यूशन थ्योरी के पास है। आज के पूरे लेक्चर में हम अट्रीब्यूशन थ्योरी के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। बेटा ये जो वर्ड लफ्ज अट्रीब्यूट है, अट्रीब्यूट, अट्रीब्यूट यानी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल समथिंग। किसी चीज को आप यानी कि कसूरवार करार देते हैं, किसी चीज को करार देते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी जो नाकामी है वो अपनी नाअहली को एट्रीब्यूट करता हूँ, यानी मैं उस चीज को एक्सप्लेन, उस चीज को जिम्मेदार ठहराता हूँ। इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूशन, यानी जिम्मेदार ठहराना। नंबर 3, our judgments of people depend on how we explain their behavior। यानी हमारी जो जजमेंट होती है, आया हम लोगों को अच्छा समझेंगे, लोगों को बुरा समझेंगे, लोगों को
क्या समझेंगे, ठीक है, उनका अपने माइंड में क्या इमेज बनाएंगे, ये डिपेंड करता है हम उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। द वे यू एक्सप्लेन देयर बिहेवियर इट मैटर्स। नंबर 4, डिपेंडिंग ऑन अवर एक्सप्लेनेशन वी मे जज किलिंग एज मर्डर। यानी आप फॉर एग्जांपल सामने वाले जज जो होता है ना, जज, वो अक्सर किसी बंदे को फांसी की सजा देता है, किसी को उम्र कैद की सजा देता है, किसी को रिहा कर देता है। तीनों ने कत्ल किया होता है, लेकिन एक को फांसी मिलती है, दूसरे को उम्र कैद मिलती है और तीसरे को रिहाई मिलती है। क्यों? क्योंकि जज जो है ना, वो उसके किलिंग का जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन कैसे करता है, उसकी एक्सप्लेनेशन की बुनियाद पे उसकी अपनी जजमेंट होता है, वर्डिक्ट होता है। तो डिपेंडिंग ऑन अवर एक्सप्लेनेशन वी मे जज किलिंग एज मर्डर। कभी कभी हम कहते हैं कि भाई आपने सामने वाले बंदे को जो है वो कत्ल किया है, तो उसके कत्ल करने को हम कहते हैं इसने मर्डर किया है, खून किया। हम एक्सप्लेन करते हैं कि दिस पर्सन हैज किल्ड फला बंदा और ये एक मर्डर है। मैनस्लॉटर, सेल्फ डिफेंस। अच्छा बेटा, सेल्फ डिफेंस जो है वो हम कहते हैं, सेल्फ डिफेंस कहते हैं यानी कि आप अपने बचाव में किसी को मार रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा आया है स्नेचिंग करने आपसे, और आपने जो है वो इसका ही पिस्टल हाथ से लेकर और उसको 2-3 गोलियां मार दी। या आपके पास भी पिस्टल था, आपको था कि भाई अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा, तो आपने अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले बंदे को मारा है। तो इस वजह से आपका यानी आपने ये जो खून किया है इसकी एक्सप्लेनेशन ही बदल जाती है। और हीरोइज्म, कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है वो दूसरे को मारते हैं और उसके मारने के अमल को सोसाइटी, समाज, वो हीरोइज्म करार दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो है वो हम ये कहते हैं कि भाई फलां बंदे ने जो है वो तौहीन की है, तौहीन रिसालत की है, और उसको मारना जो वाजिबुल कत्ल है, फिर उस बंदे को जो कोई मारता है तो वो फिर हमारा हीरो होता है। तो इस तरह के आप देखिए मुख्तलिफ किस्म के मर्डर, तो कत्ल तो वही होता है लेकिन उसके एक्सप्लेनेशंस डिफरेंट हो जाती हैं, और उन एक्सप्लेनेशंस की बुनियाद पर आपकी जजमेंट होती है कि आया इस बंदे को हम हीरो करार दें या कातिल करार दें या क्या करार दें इसको हम। नंबर 5, depending on our explanation, we may view a homeless person as lacking initiative or as victimized by job and welfare cutbacks। यानी आप जो है फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसके पास घर नहीं है, वो फुटपाथ पे सो रहा है, आप उसके फुटपाथ पे सोने के बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आया इस बंदे में मेहनत करने का एलिमेंट ही नहीं है जिस वजह से ये अपना घर नहीं बना पाया है, नंबर 1 एक्सप्लेनेशन। और या इसकी जॉब छिन गई है, या इसका कोई जो हुकूमत का वेलफेयर प्रोग्राम होता है उसमें उसके बजट की कटौती की वजह से इस बंदे की हालात हो गए हैं। दोनों में से कौन सी हम एक्सप्लेनेशन एट्रीब्यूट करते हैं उस बंदे के बाहर सोने के अमल को? अच्छा बेटा, बाज़ औक़ात क्या होता है जो फकीर यानी अ, भीख मांग रहे होते हैं ना, वेदर यू विल हेल्प देम और नॉट, आप उसको मदद करेंगे या नहीं। आपकी मदद करना यानी उसको पैसे देना ना ना देना, उसकी ये डिपेंड करता है आपकी जजमेंट पर कि आपने उसको जज कैसे किया है। अगर आप कहते हैं कि बेचारा शायद मजबूर हो तो आप देंगे उसको, लेकिन आपने अगर जजमेंट की कि नहीं ना अहल है, इससे कमाया नहीं जाता, आप फिर उसकी मदद नहीं करेंगे। अब आपने उसको नाअहल और उससे कमाया जी नहीं जाता और बेचारा, इस उस जजमेंट तक आप कैसे पहुंचे? आप एक्सप्लेन करते हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं उसकी चीजों को कि भाई देखो हट्टा कट्टा लगा पड़ा है, कोई इसको ऐप भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हट्टा कट्टा है उसमें कोई ऐप भी नहीं है तो चांसेस ज्यादा है कि आपकी जजमेंट ये होगी कि ये ना अहल है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि उसकी टांगे नहीं है, हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, अंधा है, तो आप कहेंगे यार बेचारा। तो एक्सप्लेन, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपकी जजमेंट होती है, और उस जजमेंट की बुनियाद पर ये आपका बिहेवियर होता है कि आप उसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। नंबर 6, depending on our explanation, we may interpret someone's friendly behavior as genuine warmth or as ingratitude। यानी कभी कभी क्या होता है, सामने वाला बंदा हमारे साथ फ्रेंडली बिहेवियर कर रहा होता है, ठीक है, सामने वाला बंदा हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहा होता है। अब ये हमारी एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है, हम उसके फ्रेंडली बिहेवियर को
किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन ही डिपेंड करेगी कि आया हम उसको इंटरप्रिएट करेंगे कि भाई ये वाकई भी बंदा अच्छा है और अच्छा फ्रेंड है, या आप कहेंगे कि भाई इसकी मुस्कुराहट के पीछे, इसके फ्रेंडली बिहेवियर के पीछे कोई इसका मकसद हो सकता है। तो आप कौन सी एक्सप्लेनेशन एट्रीब्यूट करते हैं इस बंदे के इस बिहेवियर को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जी बेटा, कोई सवाल या कोई पॉइंट आप लोग ऐड करना चाहेंगे यहाँ तक? कैन यू हियर मी? यस सर। ये अच्छा, ठीक है ठीक है, अगर कुछ नहीं है पूछने के लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूटिंग कॉजलिटी, यानी बेटा सामने वाले बंदे का जो भी बिहेवियर है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको आप हमेशा कॉजलिटी देते हैं। कॉज यानी उसके कॉज के बारे में आप कुछ राय कायम करते हैं। टू द पर्सन और सिचुएशन, या तो आप उसका जिम्मेदार पर्सन को ठहराते हैं या तो सिचुएशन को ठहराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आ रहे हैं और आप जो है वो फिसल कर गिर गए हैं। आपको पता है जब हम फिसल कर गिरते हैं ना बारिश के मौसम में, तो हमें थोड़ी शर्मिंदगी होती है, यार मैं गिर गया। ठीक है, अगर वहां पे लोग बहुत ज्यादा हैं तो शर्मिंदगी बहुत ज्यादा होगी, अगर कोई एक बंदा भी नहीं है तो हम कॉन्फिडेंटली उठ जाएंगे, कोई मसला नहीं। तो आया फॉर एग्जाम्पल सामने एक बंदा गिर जाता है, आप उसके गिरने के अमल को, गिरने के बिहेवियर को क्या एक्सप्लेन देते हैं, क्या कैजुअलिटी एट्रीब्यूट करते हैं? एक तो ये हो सकती है कि भाई वो है ही क्या कहते हैं कि बहुत हम क्या बोलते हैं यार, इसके लिए प्रॉपर वर्ड एक आता है, हम सिंधी में बोलते हैं औंथरो। औंथरो यानी वो बंदा जो ध्यान से ना चलता हो उसको हम औंथरो बोलते हैं। उर्दू में पता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। अच्छा, ये बंदा है ही ऐसा, या सिचुएशन, यार बारिश बहुत ज्यादा है और रास्ते भी बहुत ज्यादा गीले थे इसीलिए बेचारा गिर गया है। यानी दोनों में से कौन सी? आया आप सिचुएशन पे इल्जाम डाल देंगे कि भाई बारिश बहुत ज्यादा है और रास्ते भीगे हुए हैं, या उस बंदे पे कि भाई ये बंदा है ही औंथरा, ये बंदा है ही इस तरह का, ध्यान से चलता ही नहीं है। ये दो एक्सप्लेनेशंस होती है, दोनों में से कोई एक होती है। अगर आप सिचुएशन पे डाल देते हैं तो ये पॉजिटिव है, और अगर आप पर्सन पे डाल देते हैं तो ये नेगेटिव होती है। और नॉर्मली क्या होता है, हम हमेशा पर्सन पे डालते हैं। नंबर 2, इफ वर्कर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस, अगर किसी फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, वो जो चीजें बना रहे हैं उस फैक्ट्री में उन, वो यानी बहुत ही कम तादाद में बना रहे हैं, इतनी उनकी प्रोडक्शन नहीं है। डू वी अज्यूम द वर्कर्स आर गेटिंग लेजियर, हम क्या समझते हैं कि हमारे जो मुलाजमीन हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, वो सुस्त होते जा रहे हैं, उनसे अब काम नहीं हुआ जा रहा? और हैज देयर वर्क प्लेस बिकम लेस एफिशिएंट, या जिस माहौल में वो काम कर रहे हैं मशीनें पुरानी हैं, वहां पे लाइट बार बार जाती है, इस तरह की चीजों को आप ब्लेम करेंगे? नंबर 3, डज अ यंग बॉय हु हिट्स हिज क्लासमेट्स हैव अ हॉस्टाइल पर्सनालिटी, और इज ही रिस्पॉन्डिंग टू रिलेंटलेस टीजिंग, यानी आपके क्लास में एक लड़का है, वो क्या करता है, दूसरे बच्चों को थप्पड़ मारता है, यानी उनको पीटता है, उनको हिट करता है। अब उसके हिट करने के बिहेवियर को आप क्या एक्सप्लेन करते हैं, कि आया उस बंदे की पर्सनालिटी में ही इस तरह का कोई एग्रेसिव या ना गुस्सीलापन उसके अंदर मौजूद है, यानी पर्सन को आप ब्लेम कर रहे हैं? आर ही इज रिस्पॉन्डिंग टू रिलेंटलेस टीजिंग, या उस बंदे को आसपास के लोग बहुत ज्यादा चिढ़ाते हैं, उस चिढ़ाने की वजह से ये बेचारा इस तरह से उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है? यानी आपने पर्सन को ब्लेम कर दिया या उसकी सिचुएशन को ब्लेम किया? नंबर 4, married people often analyze their partner's behaviors, especially their negative behavior. अच्छा बेटा, कभी कभी क्या होता है, जो शादीशुदा जोड़े होते हैं, कपिल होते हैं, वो अक्सर औकात आप लोगों ने देखा है लड़ रहे होते हैं, और एक दूसरे के जो नेगेटिव बिहेवियर होता है उसको वो एट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
कहीं पे घूमने जाना था और वो शोहर जो है वो उस वक्त नहीं आ पाया और वो बाहर नहीं गए, ठीक है, लेट आ गया, उसके लेट आने के बिहेवियर को किस तरह से एट्रीब्यूट करेगी उसकी वाइफ? नंबर 5, spouses आंसर्स correlate with marriage satisfaction, यानी उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो डिपेंड करती है उनकी अपनी मैरिज सेटिस्फेक्शन पर, यानी उनकी मैरिज की सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, हाई है तो उसकी एक्सप्लेनेशन दूसरी होगी, लो है तो उसकी एक्सप्लेनेशन दूसरी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, एक शादी है उसकी, अच्छा वो उसके यानी अंदर कमी कोताहियां हैं, वो कभी कभी लेट आता है, कभी कोई चीज नहीं दिलाता, ठीक है, कभी कोई यानी किसी चीज में वो पीछे रह जाता है, तो वाइफ यानी उसको इतना ज्यादा नहीं डांटती या इतना ज्यादा उससे नाराज नहीं होती। लेकिन वही बंदा जब दूसरी शादी करता है तो फिर छोटी छोटी बात जो कमी के कोताही होती है उसको देखा जाता है कि भाई इसने उस जगह पे क्या दिया और मुझे क्या मिला। तो अब जो पहले वाली वही गलती थी, पहले भी कभी कभी लेट होती थी लेकिन पहले वाली लेट को एक्सप्लेन अलग से किया जाता था, अब दूसरी शादी के बाद वाली लेट आने को आप अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने देखा कि चीज वही, बिहेवियर वही, लेकिन आपकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो जाती है क्योंकि अब हालात डिफरेंट हो गए हैं। नंबर 6, unhappy couples usually offer distress maintaining explanations for negative acts। डिस्ट्रेस मेंटेनिंग एक्सप्लेनेशन यानी वो जो नेगेटिव एक्शन होता है कोई भी, उसके लिए उनके पास जो एक्सप्लेनेशन होती है वो भी नेगेटिव होती हैं। किन लोगों की? अनहैप्पी कपल्स, जो एक दूसरे से नाराज होते हैं, खुश नहीं होते एक दूसरे की लाइफ से। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है इस तरह की? शी वॉज लेट बिकॉज शी डजेंट केयर अबाउट मी, यानी उसने खाना पकाने में देर कर दी है क्योंकि उसको मेरी परवाह ही नहीं है कि भाई ऑफिस से आएगा थका हुआ होगा, मेरी परवाह ही नहीं है उसको। तो लेट जो आपको खाना मिला उसको आपने ये एक्सप्लेनेशन दी जब आप अपनी बीवी से खुश नहीं है। हैप्पी कपल्स मोर ऑफन एक्सटर्नलाइज, यानी जो हैप्पी कपल होते हैं, खुश होते हैं, वो जो काज होता है ना किसी भी नेगेटिव बिहेवियर का, उसको हमेशा एक्सटर्नलाइज करते हैं, इंटरनलाइज नहीं करते। इंटरनलाइज यानी पर्सन को ब्लेम करना, एक्सटर्नलाइज यानी सिचुएशन को ब्लेम करना। तो जो अनहैप्पी कपल होते हैं वो हमेशा इंटरनलाइज करते हैं, यानी सामने वाले बंदे के अंदर ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो हैप्पी कपल होते हैं वो हमेशा एक्सटर्नलाइज करते हैं कि भाई इस बंदे का प्रॉब्लम नहीं है, जिस सिचुएशन में बंदा है उस सिचुएशन का कसूर है, वो सिचुएशन ही ऐसी है कि वो बेचारा क्या करे। शी वॉज लेट बिकॉज ऑफ हेवी ट्रैफिक, यानी वो उसको आने में देर हो गई क्योंकि ट्रैफिक बहुत जाम थी, या उसको खाना पकाने में लेट हो गई क्योंकि गैस का प्रेशर बहुत कम था। तो वो बाहर यानी सिचुएशन की तरफ जो है वो ब्लेम करने जाता है जब वो उनकी शादी यानी मैरिज जो है वो हैप्पी होती है तो। जी बेटा, एनी क्वेश्चन और एनी पॉइंट यू वुड लाइक टू ऐड अप टू दिस लेवल? सर हमारे सोसाइटी में ऐसा होता है कि अगर किसी लड़की का डिवोर्स हो जाए तो वो पर्सन पे ब्लेम करते ना कि सिचुएशन पे। ये नहीं देखते कि इसकी सिचुएशन उसकी कैसी थी, वो ये ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे में या तुमने ऐसा कुछ किया है कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इवन आपने देखा कि वो जो मोटरवे पर रेप केस हुआ था लाहौर पंजाब की तरफ, पता नहीं कौन सा जिला था, ठीक है, जी सर जी। हाँ, वहाँ पे जो कमिश्नर लाहौर थे उसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने सुनी थी? कि उस, लेट यस गया है इसी हाँ, वजह से। हाँ, उसने सर कहा था, हाँ उसने कहा था कि भाई इतनी रात को जाने की जरूरत ही क्या थी, आप इतनी रात को आप क्यों रही, लेकिन या यहाँ पे यानी उसने क्या किया, विक्टिम को ब्लेम कर दिया कि जो जिसके साथ गलत हुआ है वो इस चीज की जिम्मेदार है, वो रात को गई क्यों। ये नहीं देखा कि भाई ये हम पुलिस वाले हैं, हमारी जिम्मेदारी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी, तो उसने ब्लेम कर दिया उस लेडी पर। इट मीन्स कि गलत हुआ उसके साथ फिर भी उसके पर्सन पे उसको उसकी एक्सप्लेनेशन उस बंदे के पास थी। पूरे मुल्क में उसके खिलाफ ह्यू एंड क्राई हो गया, फिर उस बंदे ने माफी मांगी कि भाई मेरी गलती है, मैंने चीज को गलत देखा। जी बेटा, और कोई? सर जैसे कोई बंदा चोरी डकैती करता है तो हम उसी बंदे को ही ब्लेम करते हैं, हम ये नहीं सोचते हो सकता है इसमें कोई उसकी मजबूरी मजबूरी हो। सर ये सही है?
जी जी सही है, ठीक है। अच्छा, और या किसी की चोरी हो जाए तो हम कहेंगे भाई आपका ही कसूर है। चोर को हम नहीं कहते आपका कसूर है, आपने दरवाजा कमजोर क्यों लगवाया, आपने इसको स्ट्रांग करवाना था। ठीक है, तो यस बंदी सर। यानी जो विक्टिम है उस पे हम ब्लेम करें। अच्छा बेटा, वही टॉपिक कंटिन्यू है, पर्सन या सिचुएशन। नंबर 8, with positive partner behavior their explanation similarly work either to maintain distress। अच्छा, यानी इवन पॉजिटिव जो चीजें होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपका यानी जो हस्बैंड होता है या जो वाइफ होती है वो कोई अच्छी चीज ही करती है, यानी अच्छा अच्छा काम भी करती है, तो अच्छे काम के लिए भी आपकी एक्सप्लेनेशन कभी कभी नेगेटिव ही होती है। ठीक है, अब क्या है, अच्छा, ही ब्रॉट मी फ्लावर्स बिकॉज ही वांट टू हैव सेक्स, यानी एक शोहर अपनी वाइफ के लिए जो है वो फूल लाया है। अच्छा, अब फूल लाया है तो किस कोई पूछता है हाँ भाई आपके मियाँ आपके लिए फूल लाए, वो कहते हैं हाँ ये फूल लाए लेकिन अपनी अपने जो वो क्या कहते हैं कि पर्पस के लिए लाए, मैं मुझसे कोई इसकी मोहब्बत नहीं है, इसका अपना कोई काम है जिस वजह से ये मुझे फूल देना चाह रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक फूल लेकर आना एक पॉजिटिव चीज होता है वाइफ के लिए शोहर की तरफ से। लेकिन अगर वो खुश नहीं है अपने शोहर के साथ इन दिनों, तो उसके पॉजिटिव बिहेवियर को भी वो नेगेटिवली एक्सप्लेन कर रही होती है। और टू एनहेंस रिलेशनशिप, या अगर वो खुश होगी अपने शोहर के साथ तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि भाई ये फूल किस लिए लाया है, he brought me flowers to show he loves me, कि वो मेरे साथ मेरा ख्याल है, उसको मुझसे मोहब्बत करता है इसीलिए वो मेरे लिए फूल लाया है। तो बेटा आप लोगों ने देखा कि आप लोगों की एक्सप्लेनेशंस डिपेंड करती है आपके उस बंदे के साथ ताल्लुकात की नोयत क्या है। ताल्लुकात की नोयत की बुनियाद पर आप जो वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। नंबर 9, men are more likely than women to attribute a woman's friendliness to mild sexual interest। बेटा एक जो फ्रेंडली बिहेवियर होता है, यानी दूसरे बंदे के साथ मुस्कुरा के बात करना, अच्छे अल्फाजों से बात करना, ठीक है, थोड़ी अपनायत दिखाना, इस तरह के फ्रेंडली बिहेवियर को यानी जो मर्द हजरात हैं वो यानी एक्सप्लेन करते हैं उस चीज को कि हाँ सामने वाली जो इस तरह का बिहेव कर रही है इट मीन्स शी इज इंटरेस्टेड इन मी। ठीक है, लेकिन औरत के साथ अगर कोई इस तरह से अच्छा बिहेव करता है तो औरत ये एक्सप्लेन नहीं करती, वो उसको नॉर्मल लेती है। लेकिन मर्द इसको नॉर्मल नहीं लेता, मर्द इसको कोई और माना ले लेता है। अच्छा, आप लोगों ने अब ये देखा जो खुदा और मोहब्बत ड्रामा चल रहा है, तो उसमें वो लड़का कहता है कि वो लड़का समझता है वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन वो कहती है भाई मैंने तो यानी एक जो फंक्शन था उसमें हल्ले गुल्ले में मैंने आपसे थोड़ा सा मुस्कुरा के बात की थी, इसमें उससे ज्यादा कोई मेरा मतलब ही नहीं था। लेकिन उसके मुस्कुरा के बात करने के वो बंदा कोई और गलत रंग देकर बैठ गया, उसको एक्सप्लेन उस तरह से किया। नंबर 10, that misreading of warmth as a sexual command, an example of misattribution। बेटा ये इसको हम कहते हैं मिस एट्रीब्यूशन। मिस एट्रीब्यूशन यानी सामने वाला बंदा एक अच्छा बिहेव कर रहा है और आप उसके अच्छे बिहेवियर को गलत माना यानी पहना रहे हैं, गलत मीनिंग पहना रहे हैं और उसको आप गलत मकसद ले रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मिस एट्रीब्यूशन। वो सामने वाली बंदी या बंदा थोड़ा सा मुस्कुरा कर बात कर रहा है तो आप उसकी मुस्कुराहट को गलत रंग देकर उसके लिए गलत सोच रहे होते हैं। अच्छा, और मिस मिस एक पॉइंट है सर, आपने नंबर 8 बताया था सर, सही है, और दूसरा आपने नंबर से 10 बताया है। तो सर मैंने जितना नोट किया है कि अगर हम किसी बंदे के साथ अच्छे अच्छे से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, कॉमन एक मेरा दोस्त है, ठीक है, तो सर मैं उससे अच्छा हंस के बात करता हूँ, डेली कंटिन्यूली उसके पास जाना आना बैठना, तो मतलब सर वो मुझे मतलब अगर हल्का ले रहा है कि भाई सामने वाला बंदा हल्का है या इसकी तबीयत अच्छी नहीं है, मतलब डेली डेली की ऐसी थिंकिंग रखता है, तो सर हम उसको सही बोल सकते हैं या उसको कम जरा हम खुद को बोल सकते हैं या उसको बोल सकते हैं? तो सर आपकी क्या राय है सर इसके बारे में? देखिए बेटा, क्यों कहते हैं कि आप दूसरे को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, वरना वो आपको अपनी हैसियत से गिरा देगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वो जितनी लेवल है ना उस बंदे की, आप अगर उसकी लेवल से थोड़ी कम या उसकी लेवल के मुताबिक देते हैं तो उसके लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब आप उसको उसकी लेवल से ज्यादा आप देने लगेंगे ना, तो वो यही शक में पड़ेगा हाँ ये खुद बंदा ही कम है इसीलिए मुझे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, फिर वो आसमान पे उड़ने लगेगा। इसकी मिसाल मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल
आपकी मोबाइल है, फॉर एग्जांपल आपने 2000-3000 रुपए में ली, अब सामने वाला बंदा कहता है कि भाई आप ये मोबाइल आप मुझे 50,000 रुपए में दे दे। अब आप कहेंगे यार इतने बड़े पैसे दे रहे हैं, यानी कि मोबाइल में कुछ है। फिर आप वो 50,000 में भी उसको नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन होती वो 5,000 की है। तो यही बात यहाँ पे भी ऑपरेट हो रही है कि आप जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फिर वो आप अपने आप को उसकी नजरों में गिरा देते हैं। अब वो आपको इस तरह से हल्का समझ रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है, हाँ इसकी अपनी कोई है औकात नहीं है, अपनी कोई हैसियत नहीं है, इसीलिए मुझे ये बहुत ज्यादा दे रहा है। जी बेटा। अच्छा, थैंक यू सर। नंबर 10 बेटा, मिस एट्रीब्यूशन, यानी सामने वाले बंदे के बिहेवियर को हम गलत माना या गलत रंग दें, कैन कंट्रीब्यूट टू बिहेवियर दैट वुमेन रिगार्ड एज सेक्सुअल हरासमेंट और इवन रेप। यानी ये जितनी भी बेटा गलत किस्म के बिहेवियर आप लोग सुनते हैं मीडिया में, सेक्सुअल हरासमेंट के, रेप के, स्पेशली सेक्सुअल हरासमेंट पे जितनी भी रिसर्च हुई है, तो वो हमें बताती है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है वो इस तरह की मिस एट्रीब्यूशन की वजह से होती है। नॉर्मली कोई किसी को नहीं छेड़ रहा होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है बातचीत के दौरान, कोई खातून होती है ना, औरतों की अगर आप साइकोलॉजी देखेंगे तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उन बेचारियों को थोड़ा ज्यादा ही फ्रेंडली बनना पड़ता है सोसाइटी में, थोड़ा मुस्कुरा के बात करना, थोड़ी अच्छे अच्छी दिलचस्पी लेकर बात करना। तो उस अच्छे यानी दिलचस्पी लेकर बात करने के बिहेवियर को मर्द हजरात गलत रंग पहना रहे होते हैं कि शी इज इंटरेस्टेड इन मी, और फिर वो उसके पीछे ही पड़ जाता है वो बंदा, और फिर वो औरत बताती है कि मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है। अच्छा, तो ये मिस एट्रीब्यूशन की वजह से हो रहा होता है। इसीलिए बेटा हमारा मजहब जो है वो हमें तालीम देता है कि आप जो है वो जब दूसरी यानी कि उससे बात करें, अगर औरत हैं आप और अगर आपके को किसी गैर मर्द से बात करने की जरूरत पड़ती है किसी भी वजह से, तो आप नपे तुले अल्फाजों में बात किया करें। आप बहुत ज्यादा जो औरतों के अंदर ये जो नाजुकपन होता है ना आवाज में, ये वो शो नहीं करना होता गैर मुहर्रमों के सामने, ताकि कोई गलत माना ना जाए। नंबर 11, misattribution is particularly likely when men are in position of power। अच्छा बेटा, ये misattribution कब होती है? जब मर्द हजरात जो है वो पावर में ज्यादा होते हैं और औरतें जो है वो पावर में कम होती हैं। किसी भी सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल ऑफिसेज हैं जहाँ पे काम कर रहे होते हैं लोग ऑफिसेज में, उनमें जो मर्द हजरात होते हैं वो बॉस होते हैं, औरतें होती हैं वो सबॉर्डिनेट होती हैं। इस तरह की सिचुएशंस में सेक्सुअल हरासमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर किसी जगह पे खातून जो है वो बॉस है और मर्द हजरात सबॉर्डिनेट है नीचे वाली पोजीशंस पे, तो वहां पे उस खातून के लिए कोई खतरा नहीं होता, उसको हरासमेंट का नहीं यानी फेस करना पड़ता। तो यहाँ पे क्या सबक सीखा हमने कि खवातीन जो होती हैं उनको हमेशा अपने जो उनसे जो बाला अफसर होते हैं उनसे खतरा होता है हरासमेंट का। इसीलिए जब कभी उनके साथ किसी ऑफिशियल काम की वजह से भी जाना पड़े, तो हमेशा यानी अपने आप को वेल प्रोटेक्ट करके फिर बातचीत करें, ना मुस्कुराना है, ना फजूल में इधर उधर की बातें करनी है, ना हंस हंस कर जो वो बातचीत करनी है, इस तरह की चीजें उसके लिए अपने लिए वो जो वो कांटे कांटे फैला देगी रास्ते में। नंबर 12, a manager may interpret a subordinate woman's submissive or friendly behavior and full of himself herself see her in sexual terms। यानी एक खातून जाती है, वो कहती है कि भाई मैं अपने बॉस के साथ मुंह बनाकर तो बात ना करूं ना, वो बात बात में मुस्कुराएगी, ठीक है, वो बात बात पे आपको पता है हम कभी कभी दूसरे लोगों की खुशनुदी के लिए भी मुस्कुराते हैं, यानी हम दूसरे लोगों को खुश करना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, उनकी खातिर हमें मुस्कुराना पड़ता है। तो जब औरतें भी उस तरह ही करती हैं कि भाई अपने बॉस के सामने जाकर मुंह तो ना बनाकर बैठ जाएं, तो उनको थोड़ा मुस्कुराना पड़ता है, उनके सामने हंस के बात करनी पड़ती है। तो उनकी हंस के बात करना और मुस्कुराना सामने वाले बंदे के दिल में गलत मैसेजेस जो है वो क्रिएट करता है कि शी इज इंटरेस्टेड इन मी। जी बेटा, मिस एट्रीब्यूशन के बारे में कोई बात ऐड करना चाहेंगे? हेलो, आप लोग मुझे बताएं मिस एट्रीब्यूशन का कोई मिसाल अपने आसपास में से। हो सकता है कि कभी कभी कोई शख्स या कि कोई बंदा नमाजें नहीं पढ़ता या कि कुछ ऐसा अमल नहीं करता,
तो अचानक से वो अमल करने लगे तो सामने वाला कोई भी शख्स हो वो यही कहेगा कि आज क्या बात है, वाह भाई आज नमाजें पढ़ रहे हो या क्या ये काम कर रहे हो। ये भी इसी में आता है सर। जी जी, यानी गलत रंग पहनाना। अच्छा, और सर जैसे किसी बंदे का सारा दिन बुरा दिन जा रहा होता है और रास्ते में कहीं जा रहा होता है, तो अचानक से अगर उसकी नजर किसी खातून या लड़की पे पड़ती है और वो उसकी तरफ मुस्कुरा के देख भी लेती है, मुस्कुरा के आगे निकल जाती है, तो उसका समझता है कि मुझे देख के मुस्कुराई थी, और उसका जो सारी जो अपने ऊपर समझ रहा था कि मेरा बुरा दिन चल रहा है, वो सारा बाग बाग हो जाता है। अच्छा चले ठीक है बेटा। नंबर 13, misattributions also help explain why the 23% of American women who say they have been forced into unwanted sexual behavior is 8 times greater than the 3% of American men who say they have ever forced a woman into a sexual act. यानी बेटा इस मिसअट्रीब्यूशन की वजह से आप देखिए, अमेरिका में एक रिसर्च की गई सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर। उसमें 23% खवातीन जो थी, उन्होंने यानी 100% में से 23% खवातीन ने, हर 4 में से एक खातून ने कहा कि भाई मेरे साथ हरासमेंट हुई है। तो मर्दों से पूछा गया कि भाई आपने कितने मर्दों ने यानी जानबूझकर हरासमेंट की है, तो 100 में से 3 लोगों ने कहा कि भाई हमने जानबूझकर की है। इट मीन्स बाकी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई नहीं, इसमें हमारा तो कसूर ही नहीं, हमें तो सामने से सिग्नल मिला, इसीलिए हमने जो वो उसके बाद जो वो ये चीज की, हमारा थोड़ी कसूर है, कसूर तो सामने वाली बंदी का है। तो ये है मिस एट्रीब्यूशन का नतीजा। नंबर 14, when we observe someone acting intentionally। अच्छा बेटा, जो हमारा पेपर होगा उसमें मैं इस तरह का क्वेश्चन दे सकता हूँ कि कोई भी 5 एग्जांपल्स जो है वो आप मुझे बताएं अपने आसपास में से मिस एट्रीब्यूशन के। फिर आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा घोड़े की तरह, तब आप जो है वो इस तरह की मिसालें, परफेक्ट मिसालें आप जो है वो आप दे पाएंगे पेपर में। नंबर 14, when we observe someone acting intentionally when we observe someone acting intentionally we sometimes attribute that person's behavior to internal causes। यानी अगर हम किसी बंदे को जानबूझकर कोई चीज करते देख रहे होते हैं, तो हम उसका इल्जाम या उसका ब्लेम उसकी पर्सन यानी इंटरनल काजेस पर हम यानी एट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल द पर्सन डिस्पोजिशन। अच्छा बेटा, इसको हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजिशन। यानी जब कभी आप बंदे को ब्लेम कर रहे होते हैं तो आप यानी उसकी पर्सनल डिस्पोजिशन को कर रहे होते हैं। आप कहते हैं कि भाई ये बंदा जो है ना फेल हुआ है क्योंकि ये है ही नालायक। आपने उसकी पर्सनल डिस्पोजिशन पे अटैक किया या उसको आपने एट्रीब्यूट किया। एंड समटाइम्स टू एक्सटर्नल काजेस, और कभी कभी आप कहते हैं एक्सटर्नल काजेस, यानी फॉर एग्जांपल समथिंग अबाउट द पर्सन सिचुएशन, यानी उस बंदे की सिचुएशन में कुछ ऐसा था जिस वजह से ये चीज हुई इस बंदे के साथ। नंबर 15, a teacher may wonder whether a child's underachievement is due to lack of motivation and ability। यानी बच्चा जो वो आगे नहीं पढ़ पा रहा, आगे जो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, आया उसकी मोटिवेशन और एबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन, और टू फिजिकल एंड सोशल सर्कमस्टेंसेस, या उसकी कोई फैमिली बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से बेचारा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो कभी कभी बेटा ये भी होता है कि टीचर जो है वो हमेशा बच्चे की पर्सनल डिस्पोजिशन को जाते हैं। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें बच्चा बेचारा स्कूल हमेशा लेट आता है और टीचर उसको उस बच्चे की नालायकी समझकर उसको लाठियां मार रहा होता है, और वो बेचारा खामोशी से वो जो लाठियां वो झील रहा होता है। लेकिन एक दिन वो जो टीचर आ रहा होता है स्कूल में तो देख रहा होता है दरमियान में वो बेचारा भाग भाग कर अखबारें बेच रहा होता है, और फिर अखबारें बेचने के बाद भाग भाग कर स्कूल में आता है। फिर वो टीचर रो कर उसको गले लगा लेता है कि बेटा मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम गरीब हो और तुम अखबारें बेचकर अपनी पढ़ाई और अपने घर का खर्च करते हो, और मैं ये समझ रहा था तुम वैसे ही नालायक हो जिस वजह से तुम लेट आते हो। तो आपने देखा बेटा, हम पर्सनल डिस्पोजिशन को ज्यादा ब्लेम करते हैं और सिचुएशनल फैक्टर्स को हम जाते ही नहीं है, क्योंकि हम यानी कुछ तहकीकात के लिए निकलते ही नहीं है अपने हॉल से बाहर के, हमें पता चले कि भाई इस बंदे का नहीं, इस सिचुएशन का कसूर है। जी बेटा, कोई सवाल कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे आप लोग? हेलो।
यस सर। यस सर। जी बेटा। सर कुछ लोग रोजा नहीं रखते तो हम उनको कह देते हैं कि आप दस्तरखान पे भी बैठ गए मगर आपका रोजा नहीं है फिर भी। और एक चीज, एक और जो न्यूज में आई थी कि एक लड़का और लड़की ने प्रपोज किया था यूनिवर्सिटी पे, तो हमने जस्ट उन लड़का लड़की को ही कहा कि ऐसा माहौल, तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज को भी तो देखें, आप कुछ रूल्स रेगुलेशंस रखें ताकि ये सब हो ही ना। जी जी बिल्कुल। एनीवन एल्स? चले ठीक है बेटा, अगर नहीं है तो फिर हम इंशाल्लाह से दूसरे सेशन में मिलते हैं। उसमें हम क्या कर रहे होंगे, इन्फरिंग ट्रेड्स। ठीक है बेटा, सी यू आफ्टर 5 मिनट्स।